हेलो नमस्कार। मैं राकेश कुमार, आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। आज मैं जो बातचीत करने जा रहा हूँ इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में। दोनों दोनों इंडिया और चाइना दोनों का अपना अपना प्राचीन सिविलाइजेशन भी रहा है। जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता था, उस समय चाइना का अपना सभ्यता था। तो भारत और चाइना का जो इतिहास में रिलेशन था वह कहाँ से मिलता है, इस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। जब भारत में गुप्त वंश का शासन था 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच, चाइना से एक दार्शनिक आए थे, उनका नाम था फाहियान। दूसरा जो यात्री आए थे, यहाँ भारत में हर्षवर्धन का शासन था 600 से 647 ईस्वी के आसपास। वहाँ के जो दूसरा जो दार्शनिक आए थे उनका नाम था हेनसांग। एक और दार्शनिक आए थे 700-800 ईस्वी के आसपास, जब भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जो बिहार में। और जो पहला जो आए थे हेनसांग, उस समय मगध विश्वविद्यालय था। तो वे लोग जब यहाँ से लौटे तीनों यात्री, तो वहाँ पे किताब लिखे भारत यात्रा के बारे में। तो उनके किताबों से भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उस समय की जानकारी मिलती है। तो इन इतिहासकारों से जो दार्शनिक थे, ये खासकर बौद्ध धर्म की जानकारी जुटाने भारत में आए थे। उस समय वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पढ़ाई भी किए और बुक भी लिखे। और फिर भारत और चाइना जो यहाँ के जो राजा थे उनके बारे में उन्होंने किताबें भी लिखी। तो उनके किताबों से जो जानकारी मिलती है, उसे पता चलता है कि भारत और चाइना के राजाओं के बीच में डायरेक्ट कभी लड़ाई नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन काल से मध्यकाल तक, अंग्रेज़ों से पहले तक, भारत और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई। डायरेक्ट लड़ाई 1962 में हुई, जिसमें हम लोग पराजित हुए। अभी लड़ाई क्यों हुई इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है, तभी हम आज के बारे में हम लोग समझ पाएंगे जो क्या मतभेद है। 1914 के आसपास 1911 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ। जब वहाँ पर रशिया में लेनिन जब हुए थे, तो उनसे ही प्रभावित होकर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ। उसी समय जो कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके नेता थे सनायत सेन। और उसी समय वहाँ एक डेमोक्रेसी भी चल रहा था, वह यूरोप और अमेरिका के सपोर्ट से। तो जो लोकतंत्र था और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लड़ाई हुई, बहुत सारे लोकतंत्र समर्थक थी। उस समय कहा जाता है कि 3-4 लाख लोगों को या 30 लाख लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार दिया, और लोकतंत्र समर्थक सारे नेता को वहाँ से भागना पड़ा और जाकर ताइवान बस गए। तो आज ताइवान में आज भी डेमोक्रेसी है और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी रूल। तो उस समय सनायत सेन ने चाइना के जो अगल बगल के इलाका था, जैसे तिब्बत था या छोटे छोटे जो राजाओं के एरिया था, सब चाइना में मिलाना शुरू कर दिया था। तो चाइना में जो तिब्बत के जो राजा थे उस समय के दलाई लामा, उन पर अटैक किया और उनके एरिया को ले लिया, तिब्बत के एरिया को ले लिया। और उनके डर से जो तिब्बत के लोग थे और दलाई लामा भारत आ गए। तो उस समय जो है यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसको चाइनीज पार्टी ने कहा कि ये सारे जो आपके देश में गए हुए हैं उनको लौटाइए। भारत ने नहीं लौटाया। तो उसी समय चाइना नाराज हुआ और भारत पर को सबक सिखाने के लिए अटैक किया। जो तिब्बत के जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी से पहले जो तिब्बत था, तिब्बत और भारत में जब अंग्रेज़ों का राज था तो समझौता हुआ था, बॉर्डर इशू दूर किया गया था। उस समझौता को बोला जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो खींचा गया था अंदाज से, वो
तिब्बती राजाओं और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, उससे बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझ गया था। लेकिन जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया तिब्बत को, तो उसको कहना था, उसका आज भी कहना है कि तिब्बत के राजाओं ने दबाव में आकर अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया, जो हम लोग नहीं, आज हम लोग नहीं मानेंगे। तो ये भारत और चाइना का बॉर्डर इशू यही है। हम लोग मैकमोहन लाइन को मानते हैं और वह मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। जो तिब्बत की एरिया भारत में आसपास है या भारत में है, उसको चाइना कहता है कि वह मेरा एरिया है। तिब्बत की जो उस समय तिब्बत भी बहुत बड़ा स्टेट राज हुआ करता था, जो आज के देखिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, मतलब 4000 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है उसका, जो भारत से जो टच में है। तो ये मतभेद का रीजन है बॉर्डर इशू। इसके अलावा कोई भारत और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, कोई दूसरा मुद्दा है भी नहीं। अब आगे बात करते हैं कि जब डोकलाम विवाद हुआ, तब भारत को मजबूरन अमेरिका की तरफ झुकना पड़ा और क्वाड में हम लोग क्वाड को और एक्टिव बनाना पड़ा। क्वाड में आज 4 कंट्री हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, जिसमें हर साल नौसेना एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी करती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होने की पॉसिबिलिटी है। और इस समय जो चाइना पर यूरोप और अमेरिका का दबाव भी है, और उनके व्यापार को वे लोग दबाव भी डाल रहे हैं कि जो कम से कम चाइना से हम लोग सामान मंगाएं, और जो यूरोप और अमेरिका की कंपनियां जो चाइना में इन्वेस्टेड है, वो अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बाहर भी निकाल रही है, जैसे वियतनाम, इंडिया और कंट्री, मलेशिया। कि चाइना जो एक ताकत हो चुका है, उसको किसी तरह कमज़ोर किया जाए। इस समय ताज़ा जो रिपोर्ट आया है व्यापार का, उससे लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप ने चाइना से कम सामान मंगाया है। तो इस वजह से चाइना पर भी दबाव बन रहा है कि वह एक अलग मार्केट खोजे। तो अमेरिका और यूरोप के अलावा एक भारत ही बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि भारत का जो मिडिल जो इकोनॉमिक वाले लोग हैं, बहुत काफ़ी भारी संख्या में हैं, जो चाइनीज़ सामान को हम लोग खरीद सकते हैं। अभी भी घर घर में चाइनीज़ सामान मिलता है। हांगकांग भी एक चाइना का ही पार्ट है। अगर हांगकांग और चाइना का मिला लिया जाए भारत से व्यापार, तो आज के डेट में 140 बिलियन डॉलर के आसपास है। उसमें से 20-25 बिलियन डॉलर हम लोग चाइना को भेजते हैं। तो इसका मतलब कि 100 या 125 बिलियन डॉलर उनके फेवर में आज भी है। अगर भारत और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है दूर हो जाता है, तो व्यापार हम लोगों का 500 बिलियन डॉलर तक भी बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों काफ़ी पॉपुलेशन दोनों कंट्री की काफ़ी बड़ी है। तो अमेरिका का जो दबाव और यूरोप के दबाव से लग रहा है कि इधर 2 मीटिंग हुई है भारत के विदेश मंत्री से और चाइनीज़ विदेश मंत्री से, तो लग रहा है कि वो बॉर्डर पर कुछ समझौता करने के लिए तैयार हो रहा है। अभी कजाकिस्तान में हुआ था, अभी पिछले वीक लाओस में हुआ है, जो लाओस से पूर्वी एशिया का एक कंट्री है, एशियन का एक सदस्य है, वहाँ हुआ था। तो वहाँ जयशंकर और वांगवी में जो बातचीत वो डिक्लेरेशन जो जारी हुआ, उसमें दोनों नेता ये बोलने को तैयार हुए कि हम लोग का अपना सभ्यता है और हम लोग इसको किसी तरह सेटल करेंगे। ये एक बहुत गुड न्यूज़ है और भारत का डिप्लोमेटिक यहाँ पर जीत भी है, क्योंकि 2020 से भारत बोल रहा है डोकलाम विवाद से कि आप बॉर्डर डिस्प्यूट दूर कीजिए, तब हम आगे की बातचीत बढ़ाएंगे, व्यापार और बढ़ाएंगे। चाइना कहता है कि नहीं, बॉर्डर डिस्प्यूट को अलग रखिए और व्यापार बढ़ाते रहिए। लेकिन जब अमेरिका और यूरोप का दबाव बढ़ा, तब उस सबको भी लग रहा है कि भारत से रिलेशन को सुधारा जाए। अगर एक बात ये भी है कि भारत और चाइना का रिलेशन संभालता है, सुलझता है विवाद, तो भारत के भी बहुत बड़ा फेवर में होगा, क्योंकि इस समय भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस समय सबसे ज़्यादा पैसे डॉलर चाइना के पास है। हम लोगों के पास अगर मान लीजिए कि 500 या 600 बिलियन डॉलर का भंडार है, चाइना के पास 3300 बिलियन डॉलर का भंडार है।
और चाइना पर ईयर उसका जो व्यापार है पर मंथ हम लोग का 30-40 बिलियन डॉलर पर मंथ है लॉस में होता है व्यापार दुनिया से, ट्रेड इन बैलेंस है। और चाइना का 45 से 50 बिलियन डॉलर पर मंथ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव व्यापार की वजह से उसके पास काफ़ी बिलियन डॉलर का भंडार है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि विवाद उससे सलट जाए और उसका पैसा का इन्वेस्टमेंट भारत में आए। यूरोप और अमेरिका, हाँ ये है कि अगर समझौता होता है तो भारत, अमेरिका और यूरोप को थोड़ा सा लॉस होगा क्योंकि उनकी दबदबा कमज़ोर होगी। और भारत, चाइना और रशिया एक साथ आता है तो थोड़ा इन लोगों का डोमिनेशन बढ़ेगा विश्व में और यूरोप और अमेरिका का डोमिनेशन जो है थोड़ा सा घटेगा। लेकिन हम क्यों लड़ाई चाहेंगे? हमारा नियरेस्ट बॉर्डर उसके साथ मिलता है तो हम लोग चाहेंगे कि समझौता हो और हम लोग आगे विकास करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं, हमारी कंट्री के लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और सुख सुविधा बहुत रिचेस्ट कंट्री हम लोग बने। क्योंकि एक समय प्राचीन सभ्यता में भी भारत और चाइना का विश्व व्यापार में काफ़ी डोमिनेशन भागीदारी था। चलिए इस तरह हम इस बातचीत को बंद करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।